हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल शिक्षा कंपटीशन। और यहाँ पर जो हमारी सीरीज चल रही है भारतीय काव्य शास्त्र हम पढ़ रहे हैं। तो भारतीय काव्य शास्त्र में आज हमारा जो टॉपिक है काव्य गुण एवं दोष का। आप जानते हैं यहाँ से क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है। अगर आप यूजीसी नेट, एचपीएससी, टीजीटी, पीजीटी या किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जहाँ पर हिंदी आना है या काव्य शास्त्र आना है, वहाँ पर यहाँ से क्वेश्चन 100% पूछे जाते हैं। तो आप ध्यान से वीडियो देखना, पूरी देखना, आपको अच्छे से समझ में तभी आएगा, क्योंकि काव्य शास्त्र वाला जो टॉपिक है वो थोड़ा सा मतलब डिफरेंट होता है। जो एक हिंदी हम डेली लैंग्वेज बोलते हैं वो एक अलग चीज है, इसमें थोड़ा सा चीजें टफ होती हैं, है ना। अगर समझेंगे तो टफ भी नहीं है, लेकिन हाँ थोड़ा सा आपको अच्छे से समझना पड़ेगा तभी ठीक लगेगा, क्योंकि हिंदी संस्कृत दोनों का मिक्स संग है ना, ये ध्यान रखना। और प्लीज चैनल को सब्सक्राइब भाई जरूर कर लिया करो, है ना। एक भी लाइक नहीं करते हैं बच्चे, मतलब अपना फायदा निकल जाए बाकी दुनिया जाए बाहर में। तो ऐसा ना किया करो। अगर आप देखते हो वीडियो, अगर आपको पसंद आती है तो लाइक और सब्सक्राइब तो जरूर कर लिया करो, ठीक है। ये आपके लिए ही फायदा होगा आगे, नहीं तो फिर मैं ज्यादा दिन भी कंटिन्यू नहीं कर पाऊंगी अगर आप लोग सपोर्ट ही नहीं करेंगे तो ये डिमोटिवेशन सा थोड़ा सा अंदर से होता है कि बच्चे देखते हैं लेकिन फिर भी पसंद नहीं करते हैं, उनको पसंद आ ही नहीं रही है या फिर करना ही नहीं चाहते हैं। तो आप बता दिया करें, सजेशन दे सकते हैं अगर आपको मतलब अच्छा नहीं लगता है तो। चलते हैं हम अपने क्वेश्चंस की तरफ। संस्कृत काव्य शास्त्र में गुणों को रस का उत्कर्षक कहा गया है। जो हम गुण पढ़ते हैं काव्य में, गुण कौन से होते हैं, गुण और दोष। तो संस्कृत जो काव्य शास्त्र है उसमें गुणों को क्या कहा गया है, 1 सेकेंड, क्या हो गया, तो यहाँ पर हमारा संस्कृत काव्य शास्त्र में गुणों को क्या कहा जाता है, रस का अपकर्षक कहा जाता है, ठीक है। गुणों को रस का उत्कर्षक कहा जाता है, सॉरी उत्कर्षक कहा गया है। रसो उत्कर्षक गुना, रसो उत्कर्षक गुना, ये गुणों को रस का क्या कहा जाता है, उत्कर्षक कहा जाता है। तो ये बात ध्यान रख लेना, रसो उत्कर्षक गुना। गुण रीति के प्रतिष्ठाता जो आचार्य है वो कौन है, तो वामन है। रीति संप्रदाय को तो आप जानते ही हैं, रीति के प्रतिष्ठाता आचार्य वामन है और गुण इसी को बोलते हैं। गुण और रीति के प्रतिष्ठाता आचार्य कौन है, तो ये वामन है। काव्य शोभाया कर्तारौ धर्मः गुना, ये वामन ने क्या दी है, परिभाषा दी है, काव्य शोभाया कर्तारौ धर्मः गुना, ठीक है। ये वामन की परिभाषा है, परिभाषा जरूर याद रख लेना। भरत मुनि दोष के विपर्य गुण है, ये किसने कहा है, भरत मुनि ने। भरत मुनि ने दोनों तरीके से परिभाषा दी है कि दोष के विपर्य गुण है, और काव्य दोष में इन्होंने परिभाषा दी है कि गुण के विपर्य दोष है। ये तो सभी जानते हैं, गुण और दोष एक दूसरे के क्या है, विपरीतार्थक है। आनंदवर्धन, तो आनंदवर्धन क्या कहते हैं, ये गुणों को रसाश्रित मानते हैं, ये गुणों को स्वतंत्र नहीं मानते। आनंदवर्धन ये रस आश्रित मानते हैं। इसके अतिरिक्त मम्मट और विश्वनाथ जी की भी यही मान्यता है कि वे गुणों को क्या मानते हैं, रस आश्रित मानते हैं। नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पर, विभिन्न आचार्यों के अनुसार गुणों की संख्या यहाँ से आपको जरूर याद रखना है, ठीक है। बहुत बार क्वेश्चन यहाँ से पूछे जा चुके हैं। विभिन्न आचार्यों ने गुणों की संख्या कितनी मानी है, तो भरत मुनि और दंडी, भरत मुनि और दंडी दोनों ने ही गुणों की संख्या 10 मानी है, ठीक है। 10 दंडी, भरत मुनि ने भी 10 मानी है। वामन जो कि इसके प्रतिष्ठापक हैं वो 20 गुण मानते हैं। कितने मानते हैं, 20 गुण मानते हैं। भोजराज ने 24 गुण माने हैं। कुंतक ने कितने माने हैं, तो 2 गुण माने हैं। आनंदवर्धन ने 3 गुण माने हैं। मम्मट ने भी 3 गुणों की संख्या 3 मानी है, और देव ने 12 गुण माने हैं। अगर सर्वमान्य की बात करें तो ये 3 गुण माने जाते हैं, माधुर्य, ओज और प्रसाद, ठीक है। माधुर्य, ओज और प्रसाद ये 3 गुण है जो कि सर्वमान्य है। भरत मुनि दंडी 10 गुण मानते हैं। वामन ने 20 गुण माने हैं, वामन 20, भोजराज ने 24 गुण माने हैं, और कुंतक ने 2 गुण माने हैं। कुंतक ने कितने माने हैं, 2 माने हैं। आनंदवर्धन के अनुसार 3 गुण माने गए हैं, और मम्मट ने भी 3 माने हैं। देव के अनुसार कितने गुण माने जाते हैं, तो 12 माने जाते हैं। लेकिन सर्वमान्य की अगर बात आए, सभी आचार्यों ने कितने माने हैं, तो 3 गुण माने हैं, माधुर्य, ओज और प्रसाद। नेक्स्ट चलते हैं, यहाँ पर माधुर्य गुण के बारे में देख लेते हैं थोड़ा सा। जो माधुर्य गुण है ये क्या करता है, अंतःकरण को आनंद से द्रवित करने वाला जो माधुर्य गुण होता है वो क्या करता है, अंतःकरण को
ठीक है, यानी कि हमारी आत्मा को क्या करता है, जब हम काव्य पढ़ते हैं और उसके अंदर अगर माधुर्य गुण है तो हमारा एकदम जो मतलब अंदर से रोम रोम कहते हैं ना, रोम रोम खिल उठता है। तो किसी किसी काव्य को पढ़ करके इतने आनंद की अनुभूति होती है, तो उसमें कौन सा गुण होता है, माधुर्य गुण होता है। प्राय श्रृंगार रस, करुण रस और शांत रस होते हैं, ये भी ध्यान रख लेना, मैंने शॉर्ट में लिखे हैं सारे ही। जो माधुर्य गुण होता है वो किस किस के अंदर होता है, तो श्रृंगार रस, करुण रस और शांत रस के अंदर होता है। ठीक है, माधुर्य गुण, इसका संबंध जो होता है वैदर्भी रीति से होता है, ये जरूर ध्यान रख लेना, मोस्ट इंपोर्टेंट है। जो रीति है वो भी 3 है, तो इसका संबंध किससे होता है, माधुर्य गुण का संबंध वैदर्भी रीति से होता है। माधुर्य गुण में समास का अभाव होता है। इस गुण में संयुक्त वर्ण, द्वित्व, रेफ, महाप्राण, मूर्धन्य ध्वनियों का अभाव होता है। अभाव का मतलब कमी होती है। ठीक है, ये जो गुण होता है माधुर्य गुण, उसमें एक तो संयुक्त वर्ण कम ही आते हैं, नहीं आते हैं, द्वित्व वर्ण नहीं आते। द्वित्व वर्ण आप जानते होंगे, इस तरह से जो लिखे जाते हैं, जैसे लिखा ना टल, टल्ली, ठीक है, इस टाइप से जो वर्ड है वो इसमें नहीं आते। और जैसे कि दिल्ली है ना, दिल्ली में भी तो द्वित्वीय है, तो इस टाइप के जो वर्ण है वो इसमें नहीं आते हैं, है ना। संयुक्त वर्ण आप जानते हैं, संयुक्त वर्ण कौन से होते हैं, अक्षय, त्रय, ये वर्ड इसमें नहीं आते। ठीक है, और महाप्राण, महाप्राण आप समझते होंगे, महाप्राण कौन से होते हैं, जैसे ख, ग, ठीक है, ज और ठ, टटेरा, ये वाले जो वर्ण है ये महाप्राण इसके अंदर नहीं आते। तो आप समझ रहे होंगे अच्छे से, बस मैं आपको समझाने की कोशिश कर रही हूँ कि महाप्राण और रेप, रेप क्या होते हैं, जो इस टाइप के वर्ड होते हैं ना, रेफ, इनको रेफ बोलते हैं। ठीक है, क्रय, इस टाइप से जो लिखे जाते हैं, ये वाले वर्ड वर्ण भी इसके अंदर नहीं आते। और मूर्धन्य वर्ण कौन से होते हैं, मूर्धन्य वर्ण कौन से होते हैं, ट, ठ, ड, ढ, ट, ठ, ड, ढ जो होते हैं ना, ये भी मूर्धन्य वर्ण होते हैं। इनकी ध्वनियों का अभाव इसमें होता है, मतलब अभाव होता है, इसमें नहीं आते। वैदर्भी रीति से ये संबंधित है माधुर्य गुण, ये भी आपको ध्यान रखना है। ओज गुण की अगर यहाँ पर बात करें, ओज गुण क्या होता है, तो इसमें क्रोध, आवेश, प्रताप, तेज, जोश, वीर रस, रौद्र रस, बीभत्स रस होता है। ठीक है, ओज, ओज का मतलब ये होता है कि एकदम भड़कीला, है ना, अगर हम वैसे ही समझे तो भड़कीला, तड़कीला, ऐसे कुछ होता है ना। ओज गुण ये वीर रस के अंदर, रौद्र रस के अंदर, बीभत्स रस के अंदर आता है। ठीक है, ये डरावना होता है थोड़ा सा, इसमें क्रोध, आवेश, प्रताप की बात होती है, तेज की बात होती है, जोश की बात होती है। ओज गुण का जो संबंध है, सॉरी ये गुड़िया लिख गया भाई, ये लिखा तो ठीक ही था, गौड़ीय रीति से। ठीक है, कभी कभी ध्यान नहीं रहता है। तो ये ओज गुण का जो संबंध है वो किससे है, गौड़ीय रीति से इसका संबंध है, ध्यान रख लेना। इसमें लंबी सामासिक पदावलियों की बहुलता होती है, ध्यान रखना। जो आपने अभी पीछे पढ़ा कि माधुर्य गुण है उसमें समास का अभाव होता है, समास नहीं आता, लेकिन इसमें लंबी लंबी सामासिक पदावलियों की बहुलता होती है। संयुक्त अक्षरों का प्रयोग अधिक होता है इसके अंदर। ठीक है, संयुक्त अक्षर ज्यादा आते हैं, रेप युक्त वर्ण ज्यादा आते हैं, क्र, क्र, इस टाइप से द्र का प्रयोग इसमें अधिक होता है। ठीक है, ये बिल्कुल माधुर्य गुण के क्या है, एकदम अपोजिट है। नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पर प्रसाद गुण। प्रसाद गुण में क्या होता है, प्रसन्नता। प्रसाद का हम देखो, प्रसाद खा करके या प्रसाद कहीं से पा करके हम एकदम जैसे खिल जाते हैं ना, बड़ी खुशी होती है कहीं का भी प्रसाद मिल जाए, है ना। आपका तो मुझे पता नहीं, वैसे तो सबको ही होती है, लेकिन मुझे तो बहुत खुशी होती है ना। चाहे घर में आप कोई भी चीज बना लो, कोई भी कितना भी अच्छे से बना लो, लेकिन जो प्रसाद की बात होती है ना, वो एक अलग ही होती है ना। मैं तो मानती हूँ, क्योंकि आप जानते हैं हम ब्रज क्षेत्र से हैं। प्रसाद गुण प्रसन्नता और खिल जाना, इसका अर्थ होता है, इसका जो संबंध है वो पांचाली रीति से है। किससे है, पांचाली, पांचाली रीति से इसका संबंध होता है। प्रसाद गुण का संबंध किससे होता है, पांचाली। आप पांचाली जानते हैं किसको बोलते हैं, पांचाली वो महाभारत में शायद द्रौपदी को पांचाली बोलते थे, है ना। शायद 99% में सही हूँ, पांचाली उन्हीं को बोला जाता था। तो पांचाली रीति से इसका क्या होता है, संबंध होता है प्रसाद गुण का। और इसकी जो व्यंजना है वो सभी रसों में संभव है, ये इसके पॉइंट ध्यान रखना। जो प्रसाद गुण है वो सभी रसों में संभव है, मतलब सब जगह अपने आप को एडजस्ट कर लेता है, सारे रसों में आ सकता है। यह अभिधा से युक्त होती है, किससे युक्त होती है, अभिधा से युक्त होता है ये वाला गुण। और इसमें अल्प समाज से युक्त काव्य भी हो सकता है। ठीक है, अभिधा से युक्त तो होता ही है, और अल्प समाज से, अल्प का मतलब थोड़ा होता है, अल्प समाज से युक्त काव्य हो सकता है इसके अंदर। मम्मट की अगर यहाँ पर हम बात करें, मम्मट क्या कहते हैं, इन्होंने एक परिभाषा दी है प्रसाद गुण को लेकर के, जैसे सूखे ईंधन में अग्नि तुरंत फैल जाती है।
जैसे सूखे ईंधन में अग्नि तुरंत फैल जाती है, उसी प्रकार चित्त को रस में और रचना में तुरंत व्यक्त कर देता है कौन सा? प्रसाद गुण। ठीक है, ये प्रसाद गुण को लेकर के इन्होंने परिभाषा दी है। दंडी क्या कहते हैं? शब्द का ऐसा प्रयोग जिसे सुनते ही अर्थ समझ में आ जाए। शब्द का ऐसा प्रयोग जिसे सुनते ही अर्थ समझ में आ जाए, ये कौन कहते हैं? दंडी जी कहते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं काव्य दोष। जो काव्य दोष से जहां से क्वेश्चन बन सकता है, इंपॉर्टेंट जो चीजें हैं मैंने बस वही पॉइंट यहाँ पर रखे हैं। बहुत ज्यादा लंबी चौड़ी मतलब क्लास हम नहीं लेंगे, बिल्कुल जो पॉइंट टू पॉइंट है काव्य शास्त्र को उतना ही पढ़ेंगे। तो काव्य दोष देखो, अगर आप यूजीसी नेट या टीजीटी पीजीटी किसी की भी तैयारी कर रहे हैं, जो बच्चे वीडियो देखते हैं जिनके पास क्लास पहुंचती है, वो प्लीज ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट करें, शेयर करें, लाइक कर दिया करें वीडियो को। अब तो लाइक और सब्सक्राइब ही कर दिया करें, है ना। जो सब्सक्राइब और लाइक नहीं करते उनसे शेयर की तो उम्मीद नहीं की जा सकती, लेकिन आप प्लीज इतना तो कर ही सकते हैं, है ना, क्योंकि हम भी इतनी मेहनत करते हैं। उस मेहनत का एक थोड़ा सा मतलब मतलब कहते हैं ना 1% तो आप भी कुछ दे ही सकते हैं। तो काव्य दोष देखते हैं। रस के आस्वादन में बाधा तत्व को क्या कहते हैं? दोष कहते हैं। रस के आस्वादन में, ठीक है, आस्वादन यानी कि अब जब रस का स्वाद ले रहे होते हैं काव्य में, अगर उसमें कोई बाधा पड़ जाए तो वहां पर क्या होगा? दोष हो जाएगा। दंडी ने काव्य दोष को कुष्ठ रोग के समान माना है, ये भी ध्यान रख लेना। दंडी ने काव्य दोष को क्या माना है? कुष्ठ रोग के समान माना है। कुष्ठ रोग आप जानते होंगे क्या होता है? कोढ़, जिसको बोलते हैं ना कोढ़, है ना। काव्य दोष के भेद क्या होते हैं? तो भरत मुनि ने काव्य दोष के 10 भेद माने हैं, भामा ने 2 माने हैं, वामन ने 2 माने हैं और मम्मट ने 3 माने। अपनी जो इनकी काव्य प्रकाश नामक जो पुस्तक है उसमें कितने माने हैं? तो 3 माने, इनको भी ध्यान रख लेना। आगे देखते हैं दोष के प्रकार। यहीं से क्वेश्चन ज्यादा बनते हैं इसमें, तो मैंने उनको ही थोड़ा सा ले लिया है ना। बाकी इसका जब हम रिवीजन करेंगे, मतलब जब प्रैक्टिस करेंगे तो इनके मैं एग्जाम्पल आपको करा दूंगी, है ना। दोष के प्रकार क्या है? श्रुति कटुत्व दोष। श्रुति कटुत्व दोष क्या होता है? इसका मतलब ही समझने में आ रहा है कि श्रुति का मतलब होता है सुनना, है ना। श्रुति का मतलब क्या होता है? सुनना। सुनने में कड़वा लगने वाले शब्दों का प्रयोग होना। अगर कहीं पर किसी काव्य में कोई शब्द हमें कड़वे लग रहे हैं, हमें सुनने में अच्छे नहीं लग रहे हैं, तो ये श्रुति कटुत्व दोष वहां पर होता है। ये केवल श्रृंगार और करुण रस में ही प्रयोग होता है, ये भी ध्यान रखना। केवल श्रृंगार और करुण रस में ही क्या होता है? इसका प्रयोग किया जाता है। च्युत संस्कृति काव्य दोष। च्युत संस्कृति काव्य दोष क्या होता है? काव्य में व्याकरण के विरुद्ध पद का प्रयोग। देखो, जो हमारी भाषा होती है, भाषा का मतलब भाषा की लिपि, मतलब भाषा किससे संबंधित होती है? व्याकरण से संबंधित होती है। और जो भाषा है ना, उसके रूल्स किसके ऊपर डिपेंड करते हैं? तो व्याकरण के ऊपर डिपेंड करते हैं। जैसे कि भाषा की मान लो कि संस्कृति है एक प्रकार से व्याकरण, ठीक है, और व्याकरण के विरुद्ध, अपनी संस्कृति के विरुद्ध ही वो काम करने लग जाए, उसमें कोई ऐसा पद आ जाए जो कि व्याकरण के विरुद्ध है, तो वहां पर कौन सा दोष माना जाएगा? च्युत संस्कृति काव्य दोष माना जाएगा। आगे देखते हैं क्लिष्ट तत्व दोष। क्लिष्ट तत्व दोष में क्या होता है? जहां शब्द का अर्थ ज्ञान कठिनता से प्राप्त हो। क्लिष्ट, ठीक है, क्लिष्ट तत्व दोष में जहां शब्द का अर्थ ज्ञान कठिनता से प्राप्त हो, मतलब शब्द का अर्थ ही समझ में नहीं आए, समझ में आए तो बहुत ही मुश्किल से समझ में आए, वहां पर क्लिष्ट तत्व दोष होता है। अश्लीलत्व दोष। अश्लीलत्व दोष का मतलब क्या होता है? अश्लील का मतलब आप समझते होंगे, ये लज्जा व्यंजक, यानी कि जिसको हम मतलब अच्छे से सुन ना पाए या देख ना पाए, वो होता है लज्जा व्यंजक, यानी कि अश्लील होता है वो। लज्जा व्यंजक घृणास्पद एवं अमंगल सूचक शब्दों का प्रयोग करना। अमंगल सूचक शब्दों का प्रयोग करना जो कि मंगलकारी नहीं है, जो सुनने में अच्छे नहीं लग रहे, जिनसे हमें, जिन शब्दों से हमें घृणा होती है, ठीक है, वो अश्लीलत्व दोष वहां पर होता है। ग्राम्यत्व दोष क्या होता है? काव्य में ग्रामीण और गवारू व लोक व्यवहार में प्रयुक्त शब्द का प्रयोग होना ही ग्राम्यत्व दोष कहलाता है। अगर किसी काव्य में ज्यादा से ज्यादा ग्रामीण शब्दों का या गवारू शब्दों का, देखो ग्रामीण शब्दों एक अलग बात है, लेकिन कुछ गवारू टाइप के शब्दों उनका अगर प्रयोग होता है तो ग्राम्यत्व दोष होता है वहां पर। अक्रमत्व दोष क्या होता है? पदों का क्रम से प्रयोग न होना। अगर पदों को जैसे उल्टा पुल्टा लगा दिया है, जैसे खीर मैंने खाई नहीं, ऐसे उल्टे क्रम से नहीं लगाते, मैंने खीर नहीं खाई, ये इसका बिल्कुल सीधा है ना, क्रम से लगा हुआ है, लेकिन हम उसको क्रम से नहीं लगा करके कुछ भी लिख देते हैं, वहां पर होता है अक्रमत्व दोष।
ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। न्यून पद दोष, न्यून पद दोष क्या होता है? न्यून का मतलब होता है कम, थोड़ा। अभिष्ट अर्थ के वाचक शब्द का प्रयोग ना होना, अभिष्ट अर्थ के वाचक शब्द का प्रयोग ना होना, बल्कि अलग से शब्द जोड़ने पर समझ आना, यहाँ पर होता है न्यून पद दोष। मतलब जहां पर किसी शब्द का प्रयोग नहीं किया गया है, वहां पर छूट गया है, या पर आधे शब्द का प्रयोग कर लिया गया है, वहां पर न्यून पद दोष माना जाता है। तो यहाँ पर हमारे जो काव्य गुण और दोष हैं वो कंप्लीट हुए। और प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर कर देना, है ना।